हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइलाइट्स ऑफ मेन प्रोविजन ऑफ बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोविज़न इस बार जो बजट में दी गई हैं, आज मैं उसको स्टार्टिंग से आपको हर प्रोविज़न आपको थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ। जो वो इसलिए कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटीज़ चाहिए। बहुत सी ऐसी प्रोविज़न है जिसमें अभी तक क्लैरिटी मिली नहीं है हमें, तो उसको मैं थोड़ी सी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोविज़न है तो वो है रूल्स रिगार्डिंग स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन दैट इज एज 75 और मोर अंडर सेक्शन 194P। इस प्रोविज़न में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मतलब है कि वो पर्सन जिसकी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज 75 और मोर हुई है, तो उसको थोड़ी सी इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। वो रिलैक्सेशन क्या है? वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सिर्फ जो प्रोविज़न दी गई है, ये सिर्फ शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। वो इसलिए कि जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 75 से अबव हैं उन्हें रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो हम चलते हैं कि इस प्रोविज़न में रूल्स क्या है। सबसे पहले कि वो पर्सन वो रेजिडेंट होना चाहिए, तो ये प्रोविज़न एनआरआई को अवेलेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी इनकम सिर्फ पेंशन के सोर्स से ही होनी चाहिए। ये जो सीनियर सिटीजन पर्सन है 75 और मोर जिसकी एज है, उसकी इनकम पेंशन से ही होनी चाहिए। प्लस उसकी जो इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक से इंटरेस्ट उसको मिलेगा फ्रॉम सेम बैंक। अगर किसी पर्सन के 8 से ज़्यादा बैंक हैं तो उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेम बैंक इन विच ही इज रिसीविंग पेंशन इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो पेंशन ले रहा है, और जो इंटरेस्ट इनकम उसको रिसीव हो रही है वो उसी बैंक से रिसीव हो रही है जहाँ से वो पेंशन ले रहा है। तो बैंक इज ए स्पेसिफाइड बैंक, वो सिंगल बैंक होना चाहिए। तो स्पेसिफाइड बैंक को अभी इन्होंने बताना है कि ये नेशनलाइज बैंक होगा या नॉन नेशनलाइज बैंक भी हो सकता है। तो इसके बारे में अभी थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि वो जो बैंक है वो नेशनलाइज बैंक है। तो आप देखिए कि ये सिर्फ एक सिंगल बैंक ही है जहां आपकी पेंशन भी आ रही है और जहां इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव हो रही है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम किसी और बैंक से रिसीव हो रही है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है अगर आपके 8 से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं किसी दूसरे बैंक में भी। तो नेक्स्ट है कि डिक्लेरेशन टू बी गिवन टू बैंक। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपका वहाँ पेंशन अकाउंट है और इंटरेस्ट इनकम है तो आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे। आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मेरा कहीं और बैंक अकाउंट नहीं है और मेरी ये इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम टोटल ये है। इस जो डिक्लेरेशन में है वो असेसी को और भी डिटेल्स इसको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि उसको 80C में भी उसकी कितनी सेविंग है एटसेट्रा एटसेट्रा। 87A का जो रिबेट है वो भी सारा कैलकुलेट जब वो डिक्लेरेशन बैंक को सबमिट करा देगा तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। व्हेन डिक्लेरेशन इज गिवन टू द बैंक, तो बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन। तो इसका मतलब वो उसको बैंक को सारी उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस साल के
जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स के उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करनी होगी और उस पर जितना भी TDS जो बना होगा वो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा बैंक को। तो लास्ट जो इसमें लिखा है डिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 194P। तो ऐसे बैंक के पास उसकी पेंशन डिटेल भी होगी, इंटरेस्ट इनकम भी डिटेल होगी और दूसरी उसकी कोई इनकम नहीं है, यही मानकर चल रहे हैं। तो साथ में 80C की जो भी उसने सेविंग्स दी होगी तो वो उसको भी बैंक कंसीडर करेगा और टोटल मिलाकर वो इनकम टैक्स की प्रोविज़न से उस हिसाब से वो टैक्स उसका डिडक्ट कर देगा। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो कंडीशन है कि सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम वालों को ही ये एप्लीकेबल है। तो ऐसा कहना कि अगर आपकी एज 75 से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक दो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपकी और भी इनकम है, और भी इनकम है का मतलब अगर आपकी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है उसका इंटरेस्ट है, या फिर आपकी और कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी एज 75 से अबव है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही होगी। दूसरा ये है कि अगर आपका रिफंड बन रहा है, इनकम टैक्स रिफंड, तब भी आपको जो रिफंड क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करनी होगी। तो हम ये देखते हैं कि आपका रिफंड कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक में आपकी पेंशन है तो पेंशन में देखिए कि जो पेंशन की इनकम है वो मान लीजिए आपकी टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट आपका जो है, इंटरेस्ट के आप पर जो TDS वो आपका डिडक्ट कर लेते हैं बैंक, उस इंटरेस्ट इनकम पर TDS जो डिडक्ट कर लेता है। तो ओवरऑल अगर आप ये दोनों चीज़ें अगर आप क्लब करते हैं तब आपकी इनकम 5 लाख से नीचे बनती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट इनकम पर TDS जो डिडक्ट किया होगा तो आपको उसको अगर आपने उसका रिफंड क्लेम करना है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। दूसरा ये है कि अगर आपका स्लैब जो है, मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो यहाँ पर तो बैंक ने तो TDS पेंशन पे एग्जैक्ट वो जो रेट है उसी से हिसाब से निकाल दिया होगा और जो TDS की लायबिलिटी जो टैक्स है वो ज़ीरो कर दिया होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट भी साथ में है तो इंटरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 194A में वो 10% होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो 31 मार्च 2021 को जो 25% की रिलैक्सेशन दी गई थी मोदी जी ने अपने इंटरेस्ट इनकम पर कि आपका जो रेट है वो 10 नहीं वो 7.5% लगेगा, तो उसकी कंडीशन आपकी 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो रूल्स एप्लीकेबल हैं ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। तो हम ये देखते हैं कि तब बैंक ने 10% TDS आपका जो डिडक्ट कर दिया होगा। तो अगर आप मैक्सिमम स्लैब रेट में हैं तो डिफरेंस जो रेट है वो 30 माइनस 10% या 20% प्लस आपने एजुकेशन सेस भी जमा करना है जो सेस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिना रिटर्न फाइल किए आप ये अपना टैक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। तो सिर्फ ऐसा कहना कि 75% से एज अबव है और आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए आपको जो मैंने आपको ये प्रोविज़न बताई गई कि पेंशन भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम भी होनी चाहिए, सेम बैंक में होनी चाहिए, डिक्लेरेशन भी असेसी को देनी पड़ेगी बैंक को, और उसी डिक्लेरेशन के आधार पर बैंक सारी वो टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेगा, तभी वो TDS ज़ीरो कर पाएगा बैंक। अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रिफंड के केस में भी, और
आपको अगर आपका टैक्स जो टैक्स लायबिलिटी है वो बन रही है, तब भी आपको रिटर्न फाइल करके ही टैक्स डिपॉजिट करना होगा। तो चलिए ये थी हमारी फर्स्ट प्रोविजन, तो इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है टैक्स ऑडिट लिमिट हैज चेंज अंडर सेक्शन 44AB। आपको तो पता ही होगा कि जो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो अभी तक 5 करोड़ थी, जिसको अब बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 10 करोड़ से अबव अगर आपकी ग्रॉस रिसीव्स या टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना ही होगा। लेकिन अगर आपकी जो 10 करोड़ से नीचे ग्रॉस रिसीव्स है या टर्नओवर है तो फिर आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस हैं, जो कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीव्स इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच रिसीव्ड। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल रिसीव्स? ऑल रिसीव्ड देखिए, हम जब बात करते हैं ग्रॉस रिसीव्स की, तो ग्रॉस रिसीव्स क्या है? ग्रॉस रिसीव्स हैं और टर्नओवर तो इंक्लूड है ही है, तो इसमें कुछ आइटम्स और भी ऐड हो जाती हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर अपनी कोई एडिशंस करता है वो भी कैश के रूप में, तो वो भी ग्रॉस रिसीव्स है। तो दूसरी छोटी सी एक एग्जांपल है, जैसे NBFC में आपने देखा होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जब कोई NBFC किसी क्लाइंट को कोई लोन देती है तो उसकी इंस्टॉलमेंट वो फिक्स कर देती है कि 5 साल या 7 साल या 8 साल, तो ऐसे उसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है। लेकिन जो NBFC की इनकम है वो होती है वो सर्विस चार्जेस, HP चार्जेस, फाइल चार्जेस, तो ओवरड्यू चार्जेस, ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्जेस। लेकिन जब वो रिसीव करती है तो वो एक इंस्टॉलमेंट रिसीव करती है। तो इंस्टॉलमेंट सारे का सारा अमाउंट जो होती है वो टर्नओवर नहीं होती। अगर हम उसके P&L में देखें तो वो ग्रॉस रिसीव्स जो इंस्टॉलमेंट जो NBFC जहाँ फर्म को वो इंस्टॉलमेंट पे करता है क्लाइंट, तो वो उसके P&L में नहीं आती। तो यहाँ अगर वर्ड है ऑल रिसीव्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑल रिसीव्स जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही हैं तो वो भी तो अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसका भी तो ये 5% कह रहे हैं कि डज नॉट एक्सीड 5%। लेकिन P&L में तो सिर्फ HP चार्जेस अर्न्ड एटसेट्रा सिर्फ सर्विस चार्जेस आते हैं, इंटरेस्ट पोर्शन आता है, तो होल अमाउंट तो नहीं आता। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीव्स इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच रिसीव्ड। तो हमें ये भी देखना होगा कि वो उसका भी हमें 5%, ना सिर्फ टर्नओवर का बल्कि इसका भी 5% देखना होगा। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए एक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जब हम वाउचर डालते हैं सेल का या सेल की एंट्री करते हैं तो हम कैश सेल के टाइम हम उसको कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने अदर देन कैश करना है तो हम जर्नल एंट्री एटसेट्रा में वाउचर डालते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर से देखते हैं कि हमारी कैश सेल कितनी हुई तो वो सिर्फ वही दिखाता है जो कैश का वाउचर जो डाला होता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसे करता है कि सबसे पहले अगर उसने सेल की है तो वाउचर वो जर्नल से डालता है या सेल वाउचर डालता है, कैश से नहीं डालता, पहले वो
सेल को क्रेडिट करता है और पार्टी को डेबिट करता है, तो ऐसा फिर वो कैश में सॉफ्टवेयर कंसीडर नहीं करता। क्योंकि अगर अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी सेल का वाउचर है तो वो क्रेडिट में डाल रहा है पहले, बाद में उससे पेमेंट जो रिसीव हो रही है वो कैश से रिसीव हो रही है, तो इसमें ग्रॉस रिसीप्ट जो है वो सेल का जो जितना पोर्शन कैश में रिसीव हुआ वो भी तो कैश में रिसीव हुआ, तो वो भी ऑल रिसीप्ट की कैटेगरी में आ गया ये, एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीप्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर से फाइंड करेंगे कि आपकी कैश सेल कितनी हुई है तो ऑटोमेटिक वो उस अमाउंट को ऐड नहीं करेगा जिस अमाउंट में पहले हम क्रेडिट में एंट्री डालते हैं और बाद में हम उससे कैश रिसीव करते हैं, तो है तो वो भी कैश सेल। तो इसलिए इसका आपको बड़ा ध्यान से देखना होगा। दूसरी तरफ ये है कि ये एक क्लाइंट इसको पूरा डिक्लेयर करेगा कि मेरी जो 5% से नीचे है इसलिए मैं ऑडिट नहीं करा रहा, तो मेरे हिसाब से तो 99% ये सारे के सारे पार्टीज को ऑडिट तो करानी ही होगी, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन ये 5% की है, ये काफ़ी टफ है। तो दूसरी जो कंडीशन है वो है एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स इन कैश। ऑल पेमेंट्स इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट exceed 5% ऑफ सच पेमेंट। तो यहाँ आप देखिए कि जो पेमेंट हम करते हैं एक्सपेंसेस के लिए, आपको पता होना चाहिए इसके लिए भी तो कैश चाहिए हमें। तो अगर हम कैश सेल नहीं करेंगे तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हमने कैश करने हैं तो उसके लिए कैश आएगा कहाँ से। अगर आपकी 100% जो रिसीप्ट्स है वो अदर देन कैश है तो फिर ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने के लिए हमारे पास कैश कहाँ से आएगा। तो यहाँ कंडीशन है कि अदर देन 5%, यानी कि अगर आपने ऑडिट जो करानी है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 5% से अबव कैश आइदर रिसीप्ट में है या फिर अगर आप टोटल पेमेंट करते हैं तो उसका 5% से ऊपर है तो आपको ऑडिट करानी होगी। तो ये कंडीशन 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है।